हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी फॉर जनरल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम ना कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के ऊपर ना कॉलेजियम सिस्टम जो है ना, एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जो कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर ना प्रश्न चिन्ह उठ खड़े हुए। इससे पहले भी हुआ है। तो आइए समझते हैं कि क्या है आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, और सरकार को इस पर आपत्ति क्या है। और हम ये भी देखेंगे कि इस भारत के अलावा विश्व में कि अन्य प्रमुख जो देश है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है ना, उसमें अपॉइंटमेंट के लिए क्या व्यवस्था है, उनके सिस्टम में ऐसा क्या है जिससे वहाँ के जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली है क्या, ये जो प्रणाली पूरी प्रक्रिया ये है क्या, ठीक है। देखिए, कॉलेजियम जो है ना, इसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, वो अपॉइंट किए जाते हैं इसी कॉलेजियम के सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। अपॉइंट और हस्तांतरण किए जाते हैं। हालांकि कॉलेजियम प्रणाली को लेकर ना तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई ऐसा विशेष प्रावधान है, और ना ही पार्लियामेंट में ऐसा कोई लॉ बनाया गया है इसको लेकर, ठीक है। संसद में भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया। कॉलेजियम प्रणाली पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों के आधार पर और उसके सिद्धांत पर ही काम करते हैं, ठीक है। दो तरह की कॉलेजियम प्रणाली हमें देखने को मिलती है, दो तरह के कॉलेजियम सिस्टम होता है देखने को मिलता है, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट वाली जो कॉलेजियम है ना, उसमें जो है पांच जो है इसके मेंबर होते हैं। और इसमें पांच कौन होंगे? एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई होंगे, और इसमें चार जो मेंबर होंगे ना, चार अन्य जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजेस होंगे, ठीक है। ये बात हो गई आपकी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की, ठीक है। और अगर हम हाई कोर्ट के कॉलेजियम की बात करें तो उसमें क्या होगा, एक तो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, रिलेटेड हाई कोर्ट के। उसके बाद दो अन्य जो जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज जो होंगे इसके मेंबर, ठीक है, इस कॉलेजियम सिस्टम में, ठीक है। अब ये है कि संविधान में ऐसा कोई मतलब संविधान में नहीं है पूरी तरीके से ऐसा व्यवस्था जिसके माध्यम से इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव वे हो सके, ठीक है। तो आखिर ऐसे सिचुएशंस क्या है? देखिए, संविधान में ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि जजों की जो नियुक्ति होती है उसको लेकर किसी प्रक्रिया का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन दो आर्टिकल में ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि इसकी नियुक्ति को लेकर कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और ये है अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 124(2), यानी कि 124(2). इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और इसके लिए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट इस और संबंधित हाई कोर्ट के जजों की जो परामर्श है वो लिए जाएंगे, वो इसके अनुसार ही किए जाएंगे। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के तहत जो व्यवस्था की गई है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए, इसमें जो प्रावधान है वह है आर्टिकल 1217, यानी कि आर्टिकल 217 में ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये हाई कोर्ट को लेकर ये बात की गई है। अब इसमें देखा गया है कि सरकार के ना काफ़ी लिमिटेड रोल है इस पूरी व्यवस्था में, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या चीज़ें है उसको भी समझते हैं। इस प्रक्रिया में सरकार की जो भूमिका है वो काफ़ी सीमित है, जबकि कॉलेजियम द्वारा जो जजों के नाम जो है ना, मतलब कॉलेजियम सिस्टम के जो द्वारा जो नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उस शॉर्टलिस्ट नामों को ना, डैट मीन्स कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा एक नेम शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, और उस नेम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उस नाम को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं अपने फाइनल अप्रूवल के लिए, ठीक है। ये जो नाम का रिकमेंडेशन है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही भेजा जाएगा, और भारत के राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद ही उस जज का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई नाम पसंद नहीं आया, भारत सरकार को वो नाम पसंद नहीं आया, ठीक है, तो ये कॉलेजियम को वापस वो नाम को भेज सकते हैं। लेकिन कॉलेजियम जो है ना, उस बात को कॉलेजियम जो है उस नेम को, उस बात को, उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब कोई उनका जो है मैंडेटरी नहीं है उसके परामर्श, आप उनके आपत्ति को मानना, अगर किसी तरीके से किसी नाम के लिए उनको ऑब्जेक्शन हो तो, ठीक है। जबकि कॉलेजियम द्वारा जो कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली के द्वारा अगर दोबारा नामों को भेजा जाएगा ना, तो सरकार को संविधान पीठ के पूर्व के फैसलों के आधार पर उससे स्वीकार अपनी अप्रूवल देना ही पड़ेगा, ठीक है।
इसमें यह है कि सरकार के द्वारा कॉलेजियम मतलब सरकार कॉलेजियम द्वारा जो नामित उम्मीदवार है ना, उसको एक इंटरनली अपने रूप से एक इंटरनल वे में जांच करा लेती है उन नामों को, शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को। ठीक है। अब यह है कि कॉलेजियम प्रणाली का कि जन्म कहाँ से हुआ, इसकी स्टोरी पूरी कहाँ से है। देश में कॉलेजियम प्रणाली जो है ना, इस कॉलेजियम प्रणाली का जो जन्म है वो सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के आधार पर ही हुआ है। इसमें 3 जजेस के केस जो है इसमें प्रसिद्ध है, जिसके आधार पर कॉलेजियम जो प्रणाली है, व्यवस्था है, उसका जन्म हुआ। इन मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर ना संविधान में विभिन्न कुछ प्रावधान किए गए, उसकी व्याख्या जहाँ तक जो व्याख्या की गई है उस प्रावधान में, इसी प्रावधान के तहत ना कॉलेजियम सिस्टम का जो रास्ता है वो खुला। और इसमें क्या क्या किस किस वर्ष में हुआ उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्ष 1981 में ना, 1981 में 1981 में क्या था कि फर्स्ट जज केस में हुआ था कि उस केस में ये फैसला आया था कि हाई कोर्ट के जो जजेस है ना, ठीक है, जजेस की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका प्रमुख नहीं होगी। और इसके साथ ही राष्ट्रपति में को ना परामर्श पर मतलब राष्ट्रपति को परामर्श पर जो विवश नहीं किया जा सकता। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो। इसमें कार्यपालिका की अधिक शक्ति दी गई है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो बहुत ज़्यादा उसमें एग्जीक्यूटिव को दिया गया, और एक दशक से अधिक समय तक इस व्यवस्था को ही काम चलता रहा। और दूसरा जो बातें है वो 1993 में हुई। 1993 में सेकेंड जज केस में जो है 9 जजों की जो संवैधानिक पीठ है ना, जजों की नियुक्ति को लेकर, जो अपॉइंटमेंट के लेकर और हस्तांतरण को लेकर कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था को ही मंजूरी दी, अप्रूवल दिया था। ठीक है। और थर्ड वन है जो 1998 में हुआ, 1998 में। ठीक है। इसमें क्या व्यवस्था हुई थी कि 1998 में जो कॉलेजियम प्रणाली है और व्यवस्थित हुई, मतलब कॉलेजियम प्रणाली जो है ना और भी व्यवस्थित हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चीफ जस्टिस के साथ 4 वरिष्ठ जज कॉलेजियम का हिस्सा होंगे। यह भी कहा कि यदि कॉलेजियम के 2 जो जज है ना, 2 जजों ने किसी भी नाम पर अगर विपरीत प्रतिक्रिया मतलब ऑब्जेक्शंस दी हो, तो चीफ जस्टिस को ना उन नामों की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। ये व्यवस्था की गई, ये बातें बताई गई थी 1998 में। ठीक है। इसके बाद एक एजेंसी सामने उभर कर आई है, और वो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस, NJAC। ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ना, इसकी जो आवश्यकता थी, मतलब इस कॉलेजियम को बदलने के लिए आवश्यकता पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी, जो वाजपेयी जो साहब थे, उनकी सरकार में जस्टिस MN वेंकट चलैया आयोग, इसका गठन किया गया था। जो चलैया कमीशन था, इन्हीं के सरकार के तहत ये गठन किया गया था, और इसी ने ये रिकमेंड किया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस में। इसमें बातें क्या थी गई थी, इसका जो अपॉइंटमेंट था इसमें बातें क्या गई थी, इसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे ना, ठीक है, इसके अलावा 2 वरिष्ठ जज जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो होंगे। और इसमें पहली बार एक व्यवस्था की गई थी कि लॉ मिनिस्टर भी इसके पार्ट होंगे, और एक प्रतिष्ठित समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसके हिस्से होंगे। और ये जो है जजों के नामों की रिकमेंड करेगा, और उस पर फाइनल मोहर लगेगा। यह सिफर जो था, ये पूरी प्रक्रिया, इसकी सिफारिश लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रही, लेकिन 2014 में 2014 में सरकार बदलती है और मोदी गवर्नमेंट पावर में आती है। ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है पावर में आते के साथ ही जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस के गठन में इन्होंने जो इनका जो एजेंडा था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस प्रक्रिया को लेकर। लोकसभा से इस संबंध में कानून भी पारित हुआ, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के हस्तक्षेप की बात कहते हुए जो है NJAC के विरोध में याचिकाओं की बाढ़ आ गई। मतलब काफ़ी ज़्यादा पिटिशंस फाइल हुए। ठीक है। आखिरकार 2015 में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये NJAC
ठीक है ना, एनजेसी के गठन के लिए संविधान संशोधन के गलत ठहराते हुए इस फैसले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया। और ये जो फैसला आया 4-1 के फैसले से, यानी कि 4 जो जजेस थे इसके अगेंस्ट वोट दी, मतलब इसके अगेंस्ट फैसला दिए कि इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें, और उसके बाद फिर से ये जो कॉलेजियम की जो प्रणाली थी वही चलती रही। अब ये है कि विदेशों में क्या जो इसका क्या रोल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के लेकर। देखिए, बात हम अमेरिका की करें ना, यूएसए की करें, तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और अपीलीय अदालत की जो जजेज की अपॉइंटमेंट होती है ना, उसमें उसको जो है राष्ट्रपति नामित करती है, और सीनेट जो है ना वहाँ के सीनेट इसको अनुमोदन करती है। ठीक है, और ये व्यवस्था संविधान में प्रदत्त है। उम्मीदवारों का जो नाम है वो सीनेट के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, तो उसमें 2006 से, ठीक है, 2006 से एक स्वतंत्र निकाय नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, और यही नियुक्ति आयोग जो है वो जजों की सिफारिश करता है। पहले ये चांसलर मतलब जो लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ही इसकी नियुक्ति होती थी, किसकी, जजों की नियुक्ति होती थी, लेकिन 2006 में ये व्यवस्था बदली और इसके माध्यम से होने लगा। और अब बात करते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया की देखते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल के द्वारा ही जजों की अपॉइंटमेंट होती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने ना देखा कि आखिर क्यों खबरों में है जो है कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के शुरुआती गठन के क्या वो थे, इसके ऊपर क्या क्या डिसीजन आए थे, इसके जन्म के क्या कारण थे, और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से किस तरीके से जजों की अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे मोटिवेशन है, तो हमारे मोटिवेशन को बनाए रखें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।